हे गाइस, वेलकम बैक टू वघेल सिनेमा। आज हम आपके लिए स्टार वॉर्स 1 यानी स्टार वॉर्स द फैंटम मेनेस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। स्टार वॉर्स की इस ट्रिलॉजी की मूवीज़ यानी स्टार वॉर्स 1, 2 और 3 में इस बात पर फोकस किया गया है कि ल्यूक स्काईवॉकर का पिता यानी डार्थ वेडर किस तरह एक छोटा सा बच्चा जो कि टैटूइन ग्रह पर रहता था वो आगे जाकर पहले जेडाई योद्धा बना और उसके बाद किस तरह से फोर्स की डार्क साइड में जाकर कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस कैरेक्टर को जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आइए इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बता दिया जाता है कि गैलेक्सी के अंदर रिपब्लिक और ट्रेड फेडरेशन के बीच टैक्सेस को लेकर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। इस कारण से ट्रेड फेडरेशन की तरफ से न्यूट गनरे सेनेट को धमकी देता है कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो हम लोग नाबू नाम के एक छोटे से प्लेनेट की नाकाबंदी कर देंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेनेट के सुप्रीम चांसलर वेलोरम अपनी तरफ से 2 जेडाई योद्धाओं को भेजते हैं। वो दोनों जेडाई योद्धा थे क्वाइगॉन और उनका पैडावान यानी शिष्य ओबी-वान कनोबी। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है कि वो दोनों जेडाई योद्धा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेड फेडरेशन के पास पहुंच चुके होते हैं, मगर तभी हमें पता चलता है कि न्यूट गनरे जो कि नाबू प्लेनेट पर नाकाबंदी करने की बात कर रहा है वो डार्थ सीडियस से मिला हुआ है और इसके बारे में न सेनेट को पता है न ही दोनों जेडाई योद्धाओं को। न्यूट गनरे ने अब तक जितने भी काम किए थे वो डार्थ सीडियस के कहने पर किए थे। अब डार्थ सीडियस न्यूट गनरे से कह देता है कि तुम नाबू ग्रह पर नाकाबंदी कर दो और जो दोनों जेडाई योद्धा आए हुए हैं उनको मार दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। पहले तो दोनों जेडाई योद्धाओं के ऊपर जहरीली गैस को छोड़ दिया जाता है मगर वो किसी तरह उनसे बच जाते हैं और इसी बीच उन दोनों जेडाई योद्धाओं के प्लेन को जिससे वो दोनों आए थे उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। दोनों जेडाई योद्धा किसी तरह उस गैस से तो बच जाते हैं मगर उसके तुरंत बाद ही ट्रेड फेडरेशन के ड्रॉइड्स उन पर हमला कर देते हैं और जैसा कि हमें पता है कि ये दोनों जेडाई योद्धा हैं और इनके पास फाइटिंग की बहुत अच्छी स्किल्स हैं। ये दोनों आसानी से सभी ड्रॉइड्स रोबोट को मार देते हैं और धीरे धीरे करके न्यूट गनरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। न्यूट गनरे भी इन सब चीजों को देख रहा था और वो पूरी तरह से डर चुका था कि कहीं दोनों जेडाई योद्धा उसको पकड़ ना लें। लड़ाई करते करते ही जेडाई मास्टर क्वाइगॉन न्यूट गनरे के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं मगर तब तक वहां पर 2 डिस्ट्रॉयड ड्रॉइड आ जाते हैं जिस वजह से उन दोनों जेडाई योद्धाओं को यहाँ से भागना पड़ता है और न्यूट गनरे की भी जान में जान आ जाती है। अब दोनों जेडाई योद्धा बाहर आकर छुपे हुए थे। उनको पता चलता है कि उनका जहाज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो छुपकर ही ट्रेड फेडरेशन के जहाज के साथ नाबू ग्रह की ओर चले जाएंगे। अब हमें ट्रेड फेडरेशन के न्यूट गनरे को दिखाया जाता है। उसके पास रानी एमिडाला का वीडियो कॉल, हाँ वीडियो कॉल ही कहेंगे, वही आता है कि रानी एमिडाला नाबू ग्रह की महारानी है। हाँ वही ग्रह जिस पर ट्रेड फेडरेशन नाकाबंदी करने की बात कर रहा है। रानी एमिडाला न्यूट गनरे से कह देती हैं कि हम अपने ग्रह पर किसी भी तरह की नाकाबंदी होने नहीं देंगे और उनसे पूछती हैं कि सेनेट की तरफ से मामले को सुलझाने के लिए जो दोनों जेडाई योद्धाओं को भेजा गया था उनके बारे में आपका क्या कहना है। तो न्यूट गनरे रानी एमिडाला से कह देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं और रही नाकाबंदी की बात वो तो होकर ही रहेगी। और जब रानी एमिडाला का वीडियो कॉल कट जाता है तो न्यूट गनरे अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देता है कि नाबू ग्रह के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर दिया जाए ताकि उनको बाहर से किसी भी प्रकार की जानकारी ना मिल सके। अब हमें नाबू ग्रह पर दिखाया जाता है, वही ग्रह जिस पर कब्जा हुआ है। वहाँ पर रानी एमिडाला अपने मंत्रियों के साथ पैल्पटीन से बात कर रही थी जो कि सेनेट का मेंबर था मगर तभी अचानक सिग्नल जाने की वजह से पैल्पटीन का वीडियो कॉल भी कट जाता है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही न्यूट गनरे के द्वारा यहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। रानी को समझ आ जाता है कि उनका ग्रह अब खतरे में है, कुछ ही देर में यहाँ पर नाकाबंदी होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्रेड फेडरेशन के जंगी जहाज नाबू ग्रह पर पहुँचने लगते हैं। उन्हीं में से कुछ जहाजों में छुपकर क्वाइगॉन और ओबी-वान भी नाबू ग्रह पर आ जाते हैं मगर वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि एक जार जार बिंक्स नाम के प्राणी की जान खतरे में है तो क्वाइगॉन किसी तरह से उसकी जान बचा लेते हैं और उसको अपने साथ ही रखते हैं। अब जार जार बिंक्स भी दोनों जेडाई योद्धाओं के साथ ही चलने लगता है। दोनों जेडाई योद्धा आपस में किसी सेफ जगह जाने की बात कर रहे थे ताकि वो नाबू की महारानी एमिडाला को बचा सकें। तो उन दोनों की बातों को सुनकर जार जार बिंक्स कहता है कि छुपने के लिए सबसे सेफ जगह तो उसका घर जो कि गनगन शहर है। आपको गनगन शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। ये शहर नाबू ग्रह पर ही है मगर ये शहर पूरी तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है और इस शहर का महाराजा
और नाबू की महारानी के बीच बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती। वो दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब आगे जार जार बिंक्स ने यह तो बता दिया था कि सबसे सेफ जगह उसका घर यानी गनगन शहर है, मगर वो कहता है कि वो उन दोनों को वहाँ पर नहीं ले जा सकता क्योंकि जार जार बिंक्स को खुद ही उसकी हरकतों की वजह से गनगन शहर से तड़ीपार कर दिया गया था, यानी उसको उसके शहर में आने की इजाज़त नहीं थी। और अगर जार जार बिंक्स वहाँ पर जाने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा। मगर दोनों जडाई योद्धा किसी तरह से जार जार बिंक्स को मना लेते हैं और जार जार बिंक्स उनको पानी के अंदर अपने गनगन शहर में ले जाता है। अब थोड़ी ही देर में दोनों जडाई योद्धा जार जार बिंक्स के साथ उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। शहर के अंदर घुसते ही जार जार बिंक्स को वहां के राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब दोनों जडाई योद्धा वहां के राजा को समझाने की कोशिश करते हैं कि नाबू ग्रह पर ट्रेड फेडरेशन ने हमला कर दिया है और अगर आप इस समय उनकी मदद नहीं करेंगे तो जल्द ही वो लोग आप पर भी कब्जा कर लेंगे। मगर वो राजा उनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो तो बस एक ही बात पर टिका हुआ था कि हमारा शहर पूरी तरह से सुरक्षित है, उस पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। अब दोनों जडाई योद्धा इस बात को समझ चुके थे कि वो राजा नाबू ग्रह को बचाने में किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता, तो वो उससे कहते हैं कि हमें एक वाहन और जार जार बिंक्स को दे दिया जाए ताकि हम यहाँ से आसानी से जा सकें। राजा उनकी इस बात को मान जाता है और उनको जार जार बिंक्स के साथ एक वाहन भी प्रोवाइड कर देता है ताकि वो पानी के अंदर से निकलकर नाबू ग्रह पर पहुंच सकें। अब दोनों जेडाई योद्धा जार जार बिंक्स और उस वाहन के साथ नाबू ग्रह की ओर निकल चलते हैं। उनके रास्ते में बहुत सी मुश्किलें भी आती हैं, मगर वो किसी तरह से उनको पार करके सुरक्षित नाबू तक पहुंच जाते हैं। अब अगले सीन में हमें ट्रेड फेडरेशन के अंदर दिखाया जाता है। वहां पर लॉर्ड सीडियस न्यूट गनरेस से कहता है कि अभी सही टाइम है, तुम जल्द से जल्द नाबू ग्रह पर हमला कर दो। वहाँ की महारानी भी बहुत छोटी है जिसे तुम आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। लॉर्ड सीडियस की आज्ञा का पालन करते हुए थोड़ी देर में ही न्यूट गनरे अपनी पूरी सेना के साथ नाबू ग्रह पर नाकाबंदी कर देता है और थोड़ी ही देर में न्यूट गनरे अपनी सेना के बल पर रानी की सारी पावर्स उससे छीन लेता है और उसके मंत्रियों के साथ साथ उसे भी नाकाबंद कर देता है। मगर तभी सीन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों जडाई योद्धा सब कुछ देख रहे थे, वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रानी और उसके मंत्रियों को ट्रेड फेडरेशन के सैनिकों द्वारा नाकाबंद किया जाने वाला था, उसी समय दोनों जडाई योद्धा उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में सभी सैनिकों को मार गिराते हैं और रानी को उनके कब्जे से छुड़ा लेते हैं। अब क्वाइगोन रानी एमिडाला से कहते हैं कि हमें अब सीधा सेनेट में बात करनी चाहिए, मगर उनको पता चलता है कि यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इस वजह से वो सेनेट में बात नहीं कर सकते। तो इस पर क्वाइगोन कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक रास्ता बचा है, हम किसी तरह आपको यहाँ से छुड़ाकर सेनेट में ले जाएं। अब दोनों जडाई योद्धा रानी और उसके सलाहकारों के साथ एक हवाई अड्डे पर आते हैं, मगर वहाँ पर भी ट्रेड फेडरेशन के सैनिकों ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। तो जडाई योद्धा सबसे पहले उन पर हमला करके आसानी से ट्रेड फेडरेशन के सभी ड्रॉइड्स को मार देते हैं और रानी और उनके सलाहकारों को एक प्लेन में बिठाकर वहां से ले जाने रखते हैं। मगर ट्रेड फेडरेशन को रानी के भागने की भनक लग जाती है और वो उन पर लगातार स्पेस में ही हमला करने लगते हैं। इस वजह से कुछ देर के लिए उनकी जहाज की पावर कट हो जाती है। पावर कट को ठीक करने के लिए अंदर से ही 2 ड्रॉइड्स को भेजा जाता है, मगर बाहर चल रहे हमले की वजह से उनमें से एक ड्रॉइड मारा जाता है। मगर किसी तरह से वो दूसरे ड्रॉइड काम आता है और वहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। पावर कट का प्रॉब्लम ठीक होने के बावजूद भी हमले की वजह से उनके जहाज का हाइपर ड्राइव सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था। हाइपर ड्राइव सिस्टम वही सिस्टम होता है जिसकी मदद से जहाज लाइट की स्पीड से भी तेज चल सकता है, और जैसा कि अब हाइपर ड्राइव सिस्टम खराब हो चुका है तो वो किसी भी तरह से अब सेनेट तक नहीं पहुंच सकते। इन बातों को सुनकर क्वीगोन कहते हैं कि हम लोग अब सेनेट नहीं जाएंगे, पहले हम टैटूइन ग्रह पर जाकर हाइपर ड्राइव सिस्टम को लेंगे और फिर वहां से सीधा सेनेट में चले जाएंगे। अब हमें ट्रेड फेडरेशन के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पर लॉर्ड सीडियस न्यूट गनरे से पूछता है कि क्या तुम नाबू ग्रह पर कब्जा कर पाए या नहीं। तो न्यूट गनरे बताता है कि रानी और उसके सलाहकारों को एक संदिग्ध जहाज वहाँ से उड़ाकर ले गया और वो जहाज उनकी पहुंच से अब बहुत दूर जा चुका है। न्यूट गनरे की इन बातों को सुनकर लॉर्ड सीडियस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उनके सामने अपने एक शिष्य को पेश करता है। उसका नाम होता है डार्थ मॉल और कहता है कि जो काम तुम नहीं कर पाए वो ये आसानी से कर देगा। अब सीन को दोबारा उस जहाज के अंदर शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर सभी लोग उस ड्रॉइड को जिसने अभी पावर कट की प्रॉब्लम को ठीक किया था
सभी लोग उसको अप्रिसिएशन दे रहे थे। रानी भी उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश थी। और ये रोबोट कोई और नहीं बल्कि R2-D2 है, जिसको हमने इस मूवी सीरीज की 4th, 5th और 6th पार्ट में देखा हुआ है। अब वो जहाज कुछ देर में टैटूइन ग्रह पर उतर जाता है। उस जहाज से जार जार बिंक्स, क्वाई-गॉन और R2-D2 निकलते हैं ताकि वो बाहर जाकर हाइपरड्राइव सिस्टम को खरीद सकें। मगर तभी उनके साथ रानी के कहने पर उनकी एक दासी को भी भेज दिया जाता है ताकि रानी को बाहर चल रही चीज़ों के बारे में उनकी दासी सब कुछ बता सके। अब वो चारों को थोड़ी देर के बाद इधर उधर घूमने पर एक व्यापारी वाटो मिल जाता है, जो कि उस टैटूइन ग्रह पर कबाड़ी का बिजनेस किया करता था। क्वाई-गॉन वाटो से मिलकर कहते हैं कि उन्हें अपने जहाज के लिए हाइपरड्राइव सिस्टम के कुछ पार्ट्स चाहिए, क्या वो उन्हें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वाटो जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन को अंदर की तरफ ले जाकर उन्हें जहाज के बहुत से पार्ट्स दिखाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वाटो के पास जो लड़का काम करता है वो रानी के द्वारा भेजी गई दासी से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि मेरा नाम एनिकन है, ये वही एनिकन है जो आगे चलकर डार्थ वेडर के रूप में बदल जाएगा। वाटो के पास हाइपरड्राइव सिस्टम के सभी पार्ट्स मौजूद थे, मगर वो क्वाई-गॉन से पूछता है कि तुम इन सब पार्ट्स की भरपाई कैसे करोगे। तो क्वाई-गॉन कहते हैं कि वो इन सब पार्ट्स के लिए रिपब्लिक करेंसी देंगे, मगर टैटूइन ग्रह पर रिपब्लिक करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो वाटो कहता है कि मैं इस करेंसी को नहीं ले सकता और उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे टैटूइन ग्रह की करेंसी दोगे तभी मैं तुम्हें इन पार्ट्स को दे सकता हूँ। क्वाई-गॉन वाटो से उधार देने की बात भी करते हैं, मगर वाटो इस बात पर भी नहीं मानता। इस वजह से क्वाई-गॉन को वहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। अब वो चारों लोग वाटो की उस दुकान से निकलकर आगे की ओर निकल जाते हैं, मगर आगे जाते हुए जार जार बिंक्स अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वहाँ के एक आदमी से भिड़ जाता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर एनाकिन आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाकर जार जार बिंक्स की जान बचा लेता है। अब उस ग्रह पर थोड़ी देर बाद अचानक से एक रेत का तूफान आ जाता है और उसी बीच एनाकिन जेडाई मास्टर क्वाई-गॉन का लाइट सेबर देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि क्वाई-गॉन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जेडाई योद्धा है। वो रेत का तूफान धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था और उनके पास वापस अपने जहाज तक जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो एनाकिन उनसे कहता है कि अगर आप रेत के तूफान से बचना चाहते हैं तो आप मेरे घर पर आ सकते हैं। वो सब लोग भी एनाकिन की बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर पर आ जाते हैं। अब सभी लोग एनाकिन के घर पर पहुंच चुके होते हैं। वहां पर एनाकिन उन सब लोगों को अपनी मॉम से मिलाता है और रानी की दासी और R2-D2 को अपने कमरे में ले जाकर उन्हें अपने द्वारा बनाया गया एक रोबोट दिखाता है। और ये रोबोट कोई और रोबोट नहीं बल्कि C-3PO था, जो कि आगे चलकर R2-D2 का एक बहुत अच्छा दोस्त बनता है। एनिकन के अंदर बचपन से ही मैकेनिकल चीज़ों को समझने और उनको बनाने की शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से उसने अपनी छोटी उम्र में ही C-3PO को बना लिया। अब थोड़ी ही देर में एनिकन की मॉम सबको खाना प्रोवाइड कर देती हैं और वो सब लोग एक साथ बैठकर बातचीत करने लगते हैं। एनिकन क्वाई-गॉन से कहता है कि कुछ ही दिनों में उनके यहाँ पर एक बहुत बड़ी जहाज को चलाने की रेस होने वाली है, जिसमें वो भी हिस्सा लेना चाहता है। उसी रेस के लिए उसने अपने लिए एक जहाज भी बनाया हुआ है। इन सब बातों को सुनकर क्वाई-गॉन कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जहाज को चलाने की बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तुम्हारे पास जेडाई योद्धाओं जैसी बहुत सारी कलाएं हैं। जेडाई योद्धा वाली बात सुनकर एनिकन कहता है कि मुझे पता है कि आप भी एक जेडाई योद्धा हैं, मैंने भी आपका लाइट सेवर देखा हुआ है। इस बात को सुनकर एनाकिन मना कर देते हैं कि मैं कोई जेडाई योद्धा नहीं हूँ, मगर थोड़ी ही देर में उनको पता चल जाता है कि एनाकिन से कुछ छुपा नहीं रह सकता और वो बता देते हैं कि हाँ, मैं एक जेडाई योद्धा हूँ, और बताते हैं कि किस तरह से नाबू ग्रह पर हमला होने की वजह से वो लोग वहाँ की रानी पैडमे को सेनेट में ले जा रहे थे, मगर हाइपरड्राइव सिस्टम खराब होने की वजह से उनको टैटूइन ग्रह पर रुकना पड़ा और जैसे ही उनका हाइपरड्राइव सिस्टम ठीक हो जाएगा वो सीधा सेनेट में चले जाएंगे। एनाकिन को पता था कि उसके मालिक वाटो ने उनकी मदद नहीं की थी, तो वो उनसे कहता है कि कल होने वाली रेस में वो उनके लिए हिस्सा लेगा और उस रेस को जीतकर जो पैसे आएंगे वो उन पैसों से उनके लिए हाइपरड्राइव सिस्टम को खरीद देगा ताकि वो लोग आसानी से सेनेट में जा सकें। एनाकिन की इन बातों को सुनकर उसकी मॉम डर जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम इस रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। मगर थोड़ी देर बाद उनको समझ में आ जाता है कि इस ग्रह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है और सिर्फ एनाकिन ही ऐसा है जो कि बिना किसी लालच के उनकी मदद कर सकता है। अब अगली सुबह क्वाई-गॉन वाटो के पास आते हैं और उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि कल वाली रेस में वो अपना सारा पैसा एनाकिन के ऊपर लगाएंगे और अगर एनाकिन जीत गया तो हाइपरड्राइव में यूज होने वाले पुर्जे को छोड़कर सारा का सारा मुनाफा तुम्हारा हो जाएगा, और अगर एनाकिन हार गया तो मैं अपना जहाज भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। वाटो को यह शर्त
दोनों तरफ से प्रॉफिटेबल लगती है, तो वो इस शर्त के लिए मान जाता है। अब हमें थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है। क्वाई-गॉन अपने शिष्य ओबी-वान को यहाँ पर हो रही सारी घटनाओं को बता रहे थे और उसके बाद में थोड़ी देर में वहाँ पर एनिकन की मॉम आ जाती हैं। वो कहते हैं कि आपके बेटे एनिकन के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं, वो बिना किसी लालच के सबकी मदद करने के लिए सबसे आगे रहता है। अब ऐसे ही आगे बात करते हुए क्वाई-गॉन एनिकन की मॉम से पूछते हैं कि एनिकन का पिता कौन है, तो उसकी मॉम बताती हैं कि मैंने ही अकेले एनिकन को जन्म दिया है और अब तक इसकी सारी देखभाल अकेले मैंने ही की है। एनिकन की मॉम इस बात की उम्मीद लगाती हैं कि वो किसी तरह उनके बेटे को इस टैटूइन ग्रह से निकाल लें ताकि वो यहाँ पर किसी की स्लेवरी ना करे और बाहर जाकर खुद ब खुद अपना फ्यूचर बनाए। अब वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एनिकन के बनाए हुए जहाज का फर्स्ट ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है, जिससे एनिकन बहुत ज्यादा खुश था। अब कुछ देर में रात हो जाती है और आगे के सीन में हमें एनिकन और क्वाई-गॉन को दिखाया जाता है। क्वाई-गॉन एनिकन से बात करते हुए चुपचाप उसके खून का कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और फिर उस सैंपल को ओबी-वान को टेस्ट करने के लिए देते हैं। ओबी-वान उस सैंपल को टेस्ट करके क्वाई-गॉन को बताते हैं कि एनाकिन के अंदर मेडिक्लोरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि जेडाई मास्टर योडा से भी बहुत आगे निकल चुकी है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड सीडियस के द्वारा भेजा गया उनका शिष्य डार्थ मॉल उस ग्रह पर पहुंच चुका था। वो रानी और उनके जहाज को ढूंढने के लिए अपने छोटे छोटे ड्रोन्स को पूरी जगह पर फैला देता है। अब सीन को अगले दिन पर शिफ्ट किया जाता है। सभी लोग रेस की तैयारियों में जुट चुके थे। रेस के कुछ देर पहले ही क्वाई-गॉन वाटो से मिलते हैं। वाटो क्वाई-गॉन से कहता है कि तुमने अपना पैसा गलत बच्चे पे लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से इस रेस को सिबुल्बा नाम का एक आदमी जीत रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वही जीतेगा। मैंने अपना बहुत सारा पैसा सिबुल्बा के ऊपर लगाया हुआ है। इस बात को सुनकर क्वाई-गॉन वाटो से कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो तुम एक और शर्त लगाओ कि अगर एनिकन इस रेस को किसी भी तरह जीत जाता है तो तुम उसको और उसकी मॉम को स्लेवरी से पूरी तरह से मुक्त कर दोगे और उन दोनों को मेरे साथ जाने की परमिशन दोगे। वाटो कहता है कि मैं दोनों पर शर्त नहीं लगा सकता, मगर मैं उस बच्चे के ऊपर शर्त लगा सकता हूँ, और इस शर्त के लिए मान जाता है कि अगर एनाकिन इस रेस को जीत गया तो वो स्लेवरी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। अब थोड़ी ही देर में रेस की शुरुआत होने वाली थी। सभी लोग मैदान में पहुंच चुके थे, मगर वहां पर जाने से पहले सिबुल्बा, जो कि इस रेस को बहुत सालों से जीतता हुआ आ रहा है, वो चुपचाप एनिकन के जहाज में कुछ छेड़खानी कर देता है। अब रेस शुरू हो जाती है, मगर सिबुल्बा की छेड़खानी के कारण एनिकन का जहाज स्टार्ट नहीं हो पाता। सभी के सभी कॉम्पिटिटर्स एनिकन से बहुत आगे निकल चुके थे, मगर एनिकन किसी भी तरह से मैनेज करके अपने जहाज को स्टार्ट कर लेता है और रेस का हिस्सा बन जाता है। रेस को जीतने के लिए सभी लोग अपना पूरा जोर शोर दिखा रहे थे और किसी भी तरह एक दूसरे को मारकर इस रेस को जीतना चाहते थे, मगर एनिकन सबके हमलों को डॉज करता हुआ एंड तक रेस में टिका रहता है। आखिर में सिर्फ एनिकन और सिबुल्बा बचे हुए थे। सभी लोग आपस में लड़ाई करके इस रेस से बाहर हो चुके थे। अब आखिरी समय में रेस को जीतने के लिए सिबुल्बा एनिकन के जहाज को अपने जहाज में फंसा लेता है, मगर एनिकन अपनी समझदारी के साथ जहाज को चलाता रहता है, जिस वजह से सिबुल्बा का जहाज रेस खत्म होने से पहले ही टूट जाता है और एनिकन सबको हराकर इस रेस को जीत जाता है। सभी लोग एनिकन की इस जीत से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पूरे स्टेडियम में एनिकन की वाहवाही हो रही थी। अब क्वाई-गॉन वाटो के पास आते हैं। जैसा कि वाटो अब दोनों शर्त को हार चुका था, तो वो क्वाई-गॉन के जहाज में हाइपरड्राइव सिस्टम के सभी पार्ट्स को लगा देता है और एनिकन को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्वाई-गॉन का जहाज चलने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर क्वाई-गॉन ओबी-वान से कहते हैं कि तुम इस जहाज को उड़ाने की तैयारी करो, मैं अपने साथ एनिकन को लेकर आता हूँ। और वो वापस एनिकन के घर उसको लेने के लिए चले जाते हैं। क्वाई-गॉन एनिकन को बताते हैं कि जैसा कि अब तुमने रेस जीत ली, इस वजह से अब तुम एक स्लेव नहीं रहे, अब तुम्हें मैं अपने साथ ले जाकर एक जेडाई योद्धा बनाऊंगा। एनाकिन इन सभी बातों को अपनी मॉम को बताता है और पूछता है कि क्या मैं इनके साथ जा सकता हूँ। तो एनाकिन की मॉम भी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि उनका बेटा इस स्लेवरी के दलदल से अब पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। मगर जाते हुए एनिकन को अपनी माँ को छोड़ने का बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो कहता है कि मैं आपको लेने वापस जरूर आऊँगा। और अब क्वाई-गॉन एनिकन के साथ उनके जहाज पर पहुंचने वाले होते हैं, मगर तभी पीछे से डार्थ मॉल उनके ऊपर हमला कर देता है। क्वाई-गॉन किसी तरह से एनिकन को जहाज के अंदर भेज देते हैं और उससे कहते हैं कि इस जहाज को उड़ाने का जल्द से जल्द आदेश दो। एनिकन जहाज के अंदर पहुंचते ही
जहाज को उड़ाने की बात करता है और कुछ ही देर में वो जहाज उड़ने लगता है। नीचे क्वाई-गॉन डार्थ मॉल से लड़ रहे थे और जैसे ही जहाज उड़ने लगता है वो एक लंबी सी छलांग मारकर उस जहाज में आ जाते हैं और सभी के साथ वहां से निकल जाते हैं। अब रात के समय जहाज के अंदर दिखाया जाता है एनाकिन को अपनी मॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी उसके पास रानी की दासी आती है। एनाकिन उससे कहता है कि इस पूरे सफर में उसने उसका बहुत साथ दिया और उसे अपना ही बनाया हुआ एक लॉकेट भी देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आएगी। अब अगली सुबह वो सब लोग सेनेट का मुख्यालय यानी कोरोसेंट ग्रह पर पहुंच जाते हैं। जहाज के उतरते ही सुप्रीम चांसलर वेलोरम और पैल्पटीन रानी को आश्वासन देते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में आपके ग्रह नाबू पर जो नाकाबंदी हुई है उसका जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। अब सभी लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर पैल्पटीन रानी को भड़काते हैं। वो कहते हैं कि वेलोरम एक बहुत ही करप्ट आदमी है, वो आपके ग्रह पर हुई नाकाबंदी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। अब तो उसके पास बहुत कम अधिकार बचे हुए हैं। अगर आपको अपने ग्रह की थोड़ी बहुत भी चिंता है तो आपको सुप्रीम चांसलर वेलोरम को इस पद से हटाने की अर्जी दे देनी चाहिए। पैल्पटीन ऐसे ही कुछ और बातों के साथ रानी एमिडाला को वेलोरम के खिलाफ भड़का देता है। अब हमें जेडाई योद्धाओं की एक मीटिंग में दिखाया जाता है। वहाँ पर क्वाई-गॉन उन सबको बताते हैं कि यहाँ पर आते हुए उनके ऊपर बहुत ही जानलेवा हमला हुआ था। उनकी इस बात को सुनकर जेडाई मास्टर योडा कहते हैं कि हम जल्द से जल्द इस हमले के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इस बात के बाद क्वाई-गॉन उन सबको कहते हैं कि वहाँ पर उन्हें एक अनोखा बच्चा मिला जिसका नाम एनाकिन है और उसके पास जेडाई योद्धाओं जैसी बहुत सारी कलाएं हैं और उसके अंदर मेडिक्लोरिन की मात्रा हम सभी से बहुत ज़्यादा है और उनके हिसाब से यही वो बच्चा है जो आगे चलकर फोर्स के अंदर एक संतुलन ला सकता है। क्वाई-गॉन कहते हैं कि उस बच्चे को जेडाई मास्टर बनने का एक मौका दे देना चाहिए। इस पर योडा मास्टर मान जाते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले वो एनाकिन की एक परीक्षा लेंगे, तभी आगे डिसाइड किया जाएगा कि वो एक जेडाई मास्टर बनने के काबिल है या नहीं। अब अगले सीन में हमें सेनेट की मीटिंग में ले जाया जाता है। उस मीटिंग में रानी एमिडाला सबके सामने अपना मत रखती हैं। वो कहती हैं कि ट्रेड फेडरेशन ने उनके पूरे ग्रह नाबू पर कब्जा कर लिया है। उनका पूरा ग्रह अब पूरी तरह से नाकाबंद हो चुका है। ट्रेड फेडरेशन के लोग नाबू ग्रह के लोगों को मार रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। रानी की बात खत्म होते ही न्यूट गनरे उठता है और कहता है कि रानी सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अगर आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। और उन दोनों की इस बात को समझने के बाद चांसलर वेलोरम रानी की बजाय न्यूट गनरे का साथ देते हैं। वो कहते हैं कि शायद से न्यूट गनरे बिल्कुल सच बोल रहा है। वेलोरम के इस निर्णय के बाद रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसी समय पैल्पटीन आग में घी डालने का काम करता है। वो रानी से कहता है कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वेलोरम बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, इस वजह से आप जल्द से जल्द उनको हटाने का विचार सबके सामने पेश कर दो। पैल्पटीन की बात रानी को बिल्कुल सही लगती है, इस वजह से उसी मीटिंग में वो सबके सामने वेलोरम को हटाने का प्रस्ताव रख देती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी वोट दो की मांग करने लगते हैं। और वहीं सीन को अब दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जेडाई मास्टर्स की मीटिंग में सभी लोग एनाकिन का टेस्ट ले रहे थे, मगर योडा मास्टर थोड़ी देर बाद समझ जाते हैं कि एनाकिन के अंदर अपनी माँ से बिछड़ने का बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है। इस वजह से वो एनाकिन को जेडाई मास्टर बनाने के लिए मना कर देते हैं। अब सीन को दोबारा रानी एमिडाला की तरफ शिफ्ट किया जाता है। उनके पास पैल्पटीन आते हैं और कहते हैं कि आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है और दोबारा से वोटिंग होने लगी है और इस बार वोटिंग लिस्ट में मेरा यानी पैल्पटीन का नाम भी आ चुका है और अगर मैं सुप्रीम चांसलर बन गया तो जल्द से जल्द आपके ग्रह नाबू की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और इस बात को सुनकर हमें पता चल जाता है कि हर बार पैल्पटीन रानी को क्यों भड़का रहा था, ताकि वो रानी की मदद से वोटिंग करवा सके और वोटिंग के बाद खुद सुप्रीम चांसलर बन जाए। मगर रानी एमिडाला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उनको पता था कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी और जब तक पैल्पटीन सुप्रीम चांसलर बन पाएंगे तब तक उनका ग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस वजह से रानी वापस अपने ग्रह पर जाने का डिसीजन ले लेती हैं। अब सीन को दोबारा जेडाई योद्धाओं की मीटिंग में शिफ्ट किया जाता है। क्वाई-गॉन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि वो लोग एनाकिन को जेडाई मास्टर बनने की शिक्षा नहीं दे रहे, मगर इन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए योडा मास्टर क्वाई-गॉन और ओबी-वान से कहते हैं कि सुप्रीम चांसलर वेलोरम को उनके पद से हटा दिया गया है
और रानी एमिडाला भी अपने ग्रह पर वापस जा रही हैं। इस वजह से तुम्हें अब रानी एमिडाला की मदद करनी होगी और वो उन दोनों जेडाई योद्धाओं को ऑर्डर देते हैं कि आप दोनों रानी एमिडाला की सुरक्षा के लिए उनके साथ वापस उनके ग्रह पर चले जाएं। अब शाम के समय रानी और उनके सलाहकारों के साथ दोनों जेडाई योद्धा जार जार बिंक्स, R2-D2 और एनिकन भी उन सभी के साथ जहाज में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रानी के पास अपने ग्रह नाबू को बचाने के लिए एक प्लान होता है। वो कहती हैं कि अपने ग्रह पर पहुंचते ही वो सबसे पहले गनगन शहर के लोगों से मिलना चाहेंगी ताकि वो उनकी मदद के सहारे अपने पूरे ग्रह को ट्रेड फेडरेशन की नाकाबंदी से आज़ाद कर सकें। थोड़ी देर बाद उनका जहाज नाबू ग्रह पर पहुंच जाता है और वो सब लोग जार जार बिंक्स की मदद से गनगन शहर के राजा से मिलते हैं। और इस समय हमें सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अब तक हम जिसे रानी समझ रहे थे असल में वो रानी नहीं बल्कि एक दासी थी, और जो दासी शुरुआत से लेमलाइट में थी वो ही असल में नाबू की महारानी थी। मगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा, इस बार भी वो चुपचाप ही गनगन शहर के राजा से बातचीत करके उनकी मदद मांग सकती थी, तो उसको सबके सामने अपना चेहरा दिखाने की क्या जरूरत थी? तो इसका आंसर यह है कि इस बार रानी को अपने पूरे ग्रह को बचाने के लिए एक असली मदद चाहिए थी, और जिस मदद की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हुई हो वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। इस वजह से रानी राजा के सामने आकर अपने पैरों पर झुककर उसे मदद मांगती है। गनगन का राजा भी इस बात को देखकर समझ जाता है कि वो सब लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं और रानी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब लोग अटैक करने का प्लान बना रहे थे। रानी उनसे कहती है कि अगर उन्होंने ट्रेड फेडरेशन के वाइसरॉय यानी न्यूट गनरे को अपने कब्जे में कर लिया तो वो आसानी से इस जंग को जीत जाएंगे, मगर इसके लिए सबसे पहले उन्हें न्यूट गनरे तक पहुंचना होगा, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। रानी एमिडाला उन सबसे कहती हैं कि हम लोग चुपचाप महल में घुस जाएंगे, तब तक आप सब लोग अपनी सेना के साथ ट्रेड फेडरेशन की सेना का मुकाबला करिए ताकि उनको इस बात का शक ना हो कि अंदर महल में भी कोई घुस चुका है। जैसा रानी ने सोचा होता है वो सब लोग उसी पर काम करते हैं। दोनों जेडाई योद्धा रानी और कुछ सैनिकों के साथ महल के अंदर घुसने लगते हैं। अंदर घुसकर वो सबसे पहले हवाई अड्डे पर हमला करते हैं और वहां पर कैद सभी पायलट्स को छुड़ा देते हैं। सभी पायलट्स तुरंत ही आज़ाद होने के बाद अपने अपने जहाज में बैठकर उन्हें उड़ाकर स्पेस में ले जाते हैं ताकि वो सब लोग ट्रेड फेडरेशन के मेन सेंटर पर हमला कर सके, ताकि नीचे जो ड्रॉइड्स की आर्मी है उनका कनेक्शन ट्रेड फेडरेशन से कट जाए और वो लोग इस जंग को आसानी से जीत जाएं। लड़ाई के बीच ही क्वाइगॉन एनिकन से कहते हैं कि तुम चुपचाप जाकर एक जहाज में बैठ जाओ ताकि उसको लड़ाई के बीच कोई चोट ना लग जाए। अब दोनों जेडाई योद्धा रानी एमिडाला और कुछ सैनिक अंदर की ओर घुसने लगते हैं, मगर तभी उनके सामने डार्थ मॉल आ जाता है। दोनों जेडाई योद्धा रानी से कहते हैं कि हम दोनों इसको संभालते हैं, आप लोग महल के अंदर जाइए। और उसके बाद दोनों जेडाई योद्धा डार्थ मॉल से लड़ने लगते हैं। जब रानी महल के अंदर घुसने वाली होती हैं तभी उनके ऊपर कुछ डिस्ट्रॉयर ड्रॉइड हमला कर देते हैं। रानी को बचाने के लिए एनाकिन अपने जहाज की मशीन गन से उन पर हमला करके उनको खत्म कर देता है, मगर इसी बीच एनाकिन का जहाज भी चलने लगता है और वो उस जहाज के साथ ही स्पेस में उड़ जाता है। महल के बाहर भी गनगन की सेना पूरी तरह से ट्रेड फेडरेशन की ड्रॉइड्स की सेना का सामना कर रही थी। हर तरफ युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ डार्थ मॉल का सामना दोनों जेडाई योद्धा कर रहे थे। रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ महल में जाने की कोशिश कर रही थी और सभी गनगन के लोग पूरे जोश और जुनून के साथ ड्रॉइड सेना का सामना कर रहे थे। अब एनिकन पूरी तरह से स्पेस में आ चुका था, मगर वहां पर ट्रेड फेडरेशन के हमले की वजह से एनिकन अपने जहाज के ऊपर कंट्रोल खो देता है और वो ट्रेड फेडरेशन के मेन सेंटर में अपने जहाज के साथ ही घुस जाता है। अब दूसरी तरफ क्वाइगॉन और डार्थ मॉल के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ा हुआ था। क्वाइगॉन कुछ देर तक तो डार्थ मॉल का सामना कर पाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद अचानक से डार्थ मॉल क्वाइगॉन पर हमला करता है और अपने लाइट सेबर को सीधा क्वाइगॉन के पेट में घुसा देता है। अब सीन को रानी की तरफ शिफ्ट किया जाता है। महल के अंदर घुसते समय वो भी इस बार ड्रॉइड्स के चक्कर में फंस जाती हैं और सभी डिस्ट्रॉयर रोबोट्स उनको बंदी बना लेते हैं। और वहीं तीसरा युद्ध यानी गनगन और ड्रॉइड सेना के बीच का युद्ध, वहाँ पर भी गनगन सेना इस बार हार जाती है और वो सब लोग भी ड्रॉइड्स के द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। अब रानी को न्यूट गनरे के सामने पेश किया जाता है, मगर तभी पीछे से नकली रानी आ जाती है। उसे देखकर न्यूट गनरे को ऐसा लगता है कि वो असली रानी है और वो उसके पीछे अपने सभी ड्रॉइड्स को भेज देता है। जैसे ही ड्रॉइड्स कमरे के बाहर निकलते हैं, रानी के साथ आए हुए सभी सैनिक
वहाँ के गेट को बंद कर देते हैं और न्यूट गनरे को बंदी बना लेते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ क्वाई-गॉन को मरता हुआ देखकर ओबी-वान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ डार्थ मॉल पर हमला करने लगते हैं। मगर डार्थ मॉल बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसको हराना कोई आम बात नहीं थी। लड़ाई के थोड़ी देर बाद ही डार्थ मॉल ओबी-वान को ऊपर से नीचे फेंक देता है, मगर ओबी-वान किसी तरह से एक चीज को पकड़कर वहां पर लटक जाते हैं और ऊपर से डार्थ मॉल ओबी-वान के लाइट सेबर को भी नीचे की तरफ फेंक देता है। वहीं जहाज के अंदर फंसा हुआ एनाकिन, जो कि अपने जहाज के साथ ट्रेड फेडरेशन के मेन सेंटर में घुस गया था, उसके ऊपर रोबोट्स हमला करने लगते हैं। मगर एनाकिन अपने जहाज की गन की सहायता से सभी रोबोट्स को मारने लगता है। एनाकिन के हमलों की वजह से जहाज अंदर से नष्ट होने लगता है। ये देखकर एनाकिन समझ जाता है कि वो आसानी से ट्रेड फेडरेशन को खत्म कर सकता है और वो अंदर ही अंदर लगातार हमला शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक अंदर हमला करने के बाद एनाकिन अपने जहाज के साथ बाहर निकल जाता है और वो पूरा ट्रेड फेडरेशन का स्टेशन तबाह हो जाता है। ट्रेड फेडरेशन का स्टेशन नष्ट होते ही गनगन की सेना, जो कि ड्रॉइड्स के कब्जे में आ चुकी थी, वो भी पूरी तरह से छूट जाती है, क्योंकि जैसे ही स्टेशन नष्ट हुआ सभी ड्रॉइड्स का कंट्रोल खो गया और वो सब लोग इनएक्टिव हो गए। और अब हमें अगले सीन में ओबी-वान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर लटके हुए थे। वो अब धीरे से क्वाई-गॉन के लाइट सेबर को अपनी फोर्स की शक्तियों से कंट्रोल करते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ही लाइट सेबर उनके पास आता है, वो एक बड़ी सी छलांग मारते हैं और लाइट सेबर को पकड़कर डार्थ मॉल पर हमला कर देते हैं। उनका ये मूव इतना फास्ट होता है कि डार्थ मॉल कुछ समझ नहीं पाता और उस हमले से डार्थ मॉल मारा जाता है। अब ओबी-वान भागते हुए क्वाई-गॉन के पास आते हैं। क्वाई-गॉन ओबी-वान से कहते हैं कि तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा, तुम्हें उस लड़के एनाकिन को जेडाई मास्टर बनने का प्रशिक्षण देना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा लड़का है जो फ्यूचर में फोर्स के अंदर संतुलन पैदा कर सकता है। अब नाबू ग्रह पर रानी पूरी तरह से जीत चुकी थी। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। रानी ट्रेड फेडरेशन के काउंसलर न्यूट गनरे को वापस सेनेट में भेज देती है ताकि उसका फैसला सेनेट खुद कर सके। और उसी समय दूसरी तरफ से एक जहाज उतरता है। उस जहाज में और कोई नहीं बल्कि काउंसलर पैल्पटीन थे। वो आकर रानी से कहते हैं कि वो उस इलेक्शन को जीत चुके हैं और अब वो भारी वोटों के साथ सुप्रीम चांसलर बन चुके हैं। और रानी से आगे कहते हैं कि अब हम दोनों मिलकर यहाँ पर पूरी तरह से करप्शन हटा देंगे। और अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ओबी-वान योडा मास्टर को इस बात के लिए मना लेते हैं कि अब एनाकिन को भी जेडाई मास्टर बनने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इसके बाद इस मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है क्वाई-गॉन की बॉडी को जला दिया जाता है और तभी योडा मास्टर के पास खड़े जेडाई मास्टर विंडू उनसे कहते हैं कि जिसने ओबी-वान को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि एक सिथ लॉर्ड है। और आगे हमें नाबू ग्रह पर दिखाया जाता है कि वहाँ की पूरी जनता बहुत ज़्यादा खुश होती है और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।